नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस, सीईटी, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी और भी एग्जाम हो सकता है, ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाले है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होने वाला राजस्थान का एकीकरण से संबंधित आज का टॉपिक होने वाला। तो एकीकरण से संबंधित अपन ने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है और आज की ये लास्ट वीडियो जिसमें अपन एकीकरण से संबंधित जो भी 20-22 क्वेश्चन है उनके बारे में वीडियो मतलब कि खत्म करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरणों में हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे मतलब राजस्थान का जो गठन हुआ दोस्तों कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो ये 7 चरणों के अंतर्गत संपन्न हुआ दोस्तों। ठीक है, 7 चरणों के अंतर्गत राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों, जो कि ठीक है यहाँ पे इनमें समय कितना लगा था, तो यहाँ पे 7 चरणों के अंतर्गत यहाँ पे गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें समय की बात करें तो समय कितना लगा था, तो 7 चरणों के अंतर्गत संपन्न हुआ और यहाँ पे समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था दोस्तों। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का यहाँ पे एकीकरण में संपन्न होने में समय लगा दोस्तों। ठीक है, 7 चरणों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो यहाँ पे जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो कि अपने जो राज्य था इसको स्वतंत्र इकाई बनाना चाहता था, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो हनुमंत सिंह है दोस्तों, हनुमंत सिंह जो कि अपने अपनी जो रियासत थी उसको एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहता था और पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं, राजस्थान का शाही राज्य जो कि जिसे हम आज देखते हैं, ये मतलब कि कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो ये 7 चरणों के अंतर्गत संपन्न हुआ। तो 7 चरण कौन कौन से हैं, तो 7 चरण के अंतर्गत जो प्रथम चरण आता है, प्रथम चरण की बात करें दोस्तों, प्रथम चरण अपना कौन सा, मत्स्य संघ है। ठीक है, मत्स्य संघ की बात करें दोस्तों, मत्स्य संघ अपने मतलब कि कब गठित हुआ, तो ये दोस्तों 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को दोस्तों प्रथम चरण संपन्न हुआ। ठीक है, द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण कब आया, तो द्वितीय चरण की बात करें तो यहाँ पे अपना पूर्वी राजस्थान जो संघ है, पूर्व राजस्थान संघ जो कि ये कब आया दोस्तों, 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण आया। ठीक है, तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण कौन सा है, तीसरे चरण की बात करें तो यहाँ पे अपना कौन सा चरण हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान कब आया था दोस्तों, तो यहाँ पे 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण आया था दोस्तों। ठीक है, और चौथे चरण की बात करें, चौथा चरण कौन सा हो जाएगा, तो चौथा चरण की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान कब आया था दोस्तों, वृहद राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 चौथा चरण आया था दोस्तों। ठीक है, और पांचवें चरण की बात करें तो पांचवा चरण कब आया था, तो पांचवा चरण अपना पांचवें चरण के अंतर्गत मतलब कि एक 15 मई 1949। ठीक है, तीसरा चरण कब आया, तो यहाँ पे 15 मई 1949 को तीसरा चरण आया, जिसका क्या नाम रख दिया दोस्तों, संयुक्त वृहद राजस्थान। जिसमें मतलब कि संयुक्त वृहद राजस्थान के अंतर्गत जो वृहद राजस्थान था, जिसको मतलब कि अपन मत्स्य संघ इसमें शामिल कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, पांचवें चरण के अंतर्गत। और छठा चरण कौन सा था दोस्तों, छठा चरण अपना राजस्थान संघ था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान संघ, छठा चरण कौन सा था दोस्तों, राजस्थान संघ। ये कब आया था दोस्तों, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की बात करें तो यहाँ पे एक तो तारीख मिलती है आपको 7 तारीख। ठीक है, 7 जनवरी या 26 जनवरी भी दोस्तों यहाँ पे तारीख देखने को मिल सकती है। तो 7 जनवरी 26 जनवरी दोनों तारीख देखने को मिल सकती है। तो 26 जनवरी या 7 जनवरी दोस्तों अपना 1950 छठा चरण है। ठीक है, और सातवां चरण कौन सा दोस्तों, अंतिम चरण है, जो कि सातवां चरण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 ये सातवां चरण है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, राजस्थान संघ है। ठीक है, राजस्थान है, सॉरी। ठीक है, राजस्थान का नाम कब हुआ दोस्तों, राजस्थान अपना 1 नवंबर 1956 को दोस्तों ये अंतिम चरण था दोस्तों, सातवां चरण, जिसके अंदर राजस्थान का पूर्ण निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान में एकीकृत हुआ। तो यहाँ पे कितने चरणों में राजस्थान सिरोही के अंतर्गत शामिल हुआ, तो 2 चरणों के अंतर्गत सिरोही राजस्थान के अंतर्गत शामिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो छठे चरण के अंतर्गत मतलब कि सिरोही का मतलब कि आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का जो बाकी स्थान था दोस्तों वो छठे चरण के अंतर्गत शामिल हो गया, छठे चरण के अंतर्गत। ठीक है, और सातवें चरण के अंतर्गत दूसरा मतलब कि आबू और देलवाड़ा जो तहसीलें थे वो सातवें चरण के अंतर्गत अपने सिरोही के अंतर्गत शामिल हुई, यानी कि 2 चरणों के अंतर्गत सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए मतलब कि राय जानने के लिए किया गया कि वो राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाए गए, तो यहाँ पे अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे 3 सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो शंकर राव देव खुद सदस्य थे, इसके अलावा और कौन से सदस्य थे, तो यहाँ पे एक मतलब कि एक तो आर के सिद्धवा, ठीक है, आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल दोस्तों इसके मतलब कि सदस्य होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे शंकर राव देव तो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे और इसके अलावा एक तो प्रभु प्रभु दयाल और एक आर के सिद्धवा, ठीक है, जो कि इसके मतलब के सदस्य बने, जो कि 3 सदस्यों की शंकर राव देव समिति थी, जो कि एक धौलपुर और भरतपुर को मतलब कि उसकी जनता की राय जानने के लिए कि आप मतलब कि ये अपने उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं या राजस्थान में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी गठित की गई, तो यहाँ पे उस कमेटी का क्या नाम है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मतलब कमेटी का नाम दे दिया और उसमें अध्यक्ष को मतलब सदस्यों के नाम पूछ लिए। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि एकीकरण के अंतर्गत धौलपुर और रियासत के नाम ये राय जानने के लिए एक कमेटी गठित की गई, तो यहाँ पे कमेटी का नाम पूछ लिया। ठीक है, तो कमेटी का जो सम्मिलित कौन सा आदमी नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आदमी नहीं था, तो यहाँ पे डॉक्टर शंकर राव देव की बात करें तो ये मतलब कि इस समिति के अध्यक्ष थे और इसके अलावा 2 सदस्य थे और जिनके क्या नाम है, एक तो आर के सिद्धवा और एक प्रभु दयाल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना MS जैन जो कि इसमें शामिल नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी समिति है जो कि जयपुर को राजधानी बनाने के लिए बनाएगी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यनारायण समिति। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति है जो कि जयपुर को राजधानी बनाने के लिए सिफारिश की। ठीक है, सत्यनारायण जो समिति है इसके द्वारा जयपुर को राजधानी बनाया गया और जोधपुर को हाईकोर्ट बनाया गया। ठीक है, हाईकोर्ट जोधपुर को बनाया गया सत्यनारायण राव समिति के द्वारा हाईकोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि इसको बीकानेर को क्या बनाया गया, तो बीकानेर को शिक्षा विभाग बनाया गया और जो भरतपुर है उसको कृषि विभाग बनाया गया और अजमेर को मतलब कि एक लोक प्रशासन का क्षेत्र बनाया गया और इसके अलावा जो उदयपुर है दोस्तों, उदयपुर को एक खनिज विभाग से संबंधित बनाया गया। ठीक है, पंडित जो राव समिति इसके द्वारा जयपुर को तो राजधानी बना दिया और जोधपुर को हाईकोर्ट बना दिया और मतलब कि बीकानेर को शिक्षा विभाग बना दिया और भरतपुर को कृषि विभाग बना दिया और अजमेर को मतलब लोक प्रशासन से संबंधित बना दिया और उदयपुर को दोस्तों खनिज विभाग बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शहरों में से एक राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वो आगे वो मिला के देखते हैं एक बार। तो भरतपुर की बात करें तो भरतपुर जो कि पंडित सत्यनारायण राव समिति के द्वारा मतलब कि कौन सा क्षेत्र संभाला गया इसको, तो यहाँ पे कृषि हो जाएगा। ठीक है, और जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे हाईकोर्ट होने वाला है। ठीक है, और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा विभाग हो जाएगा और जयपुर की बात करें, ठीक है, तो जयपुर के अंतर्गत सबसे पहले मतलब कि खनिज विभाग जयपुर को बनाया गया, उसके बाद दोस्तों खनिज विभाग कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उदयपुर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले के अंतर्गत चौथा और दूसरे के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, पहला, और बीकानेर की बात करें दूसरा हो जाएगा और जयपुर की बात करें तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 4 1 2 3 4 1 ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 3 ये भी गलत हो जाएगा, 4 1 2 3 ये अपना डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो समिति इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं होने वाला, तो इस समिति की बात करें तो इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाया था दोस्तों, तो ये बात सत्य है दोस्तों, ये पंडित राव समिति के द्वारा जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। ठीक है, और इस समिति ने लोक सेवा आयोग की मुख्यालय कहाँ पर रखा गया, तो अजमेर के अंतर्गत रखा गया है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा ऑप्शन होने वाला देखते हैं, इस समिति ने हाईकोर्ट जो जोधपुर रखने की बात की थी, ये ऑप्शन भी अपना सही है, और इस समिति ने कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग दोस्तों उदयपुर में नहीं रखा था दोस्तों। ठीक है, कृषि विभाग कहाँ पे रखा था, तो भरतपुर के अंतर्गत कृषि विभाग रखा था, भरतपुर के अंतर्गत कृषि विभाग रखा था, तो अपना डी ऑप्शन गलत होने वाला। ठीक है, अगला है, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट कितने ठिकाने कौन से थे, तो यहाँ पे जो आज़ादी से पूर्व एक नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन सैल्यूट, जिसमें मतलब कि कोई ठिकाना सैल्यूट नहीं दिया जाता था। ठीक है, सैल्यूट कौन कौन से में नहीं दिया जाता, एक तो लावा, निमराना और कुशलगढ़ जो ठिकाने थे, तीनों के अंतर्गत कोई सैल्यूट की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, बाकी 19 जो रियासतें थी उनके अंतर्गत सैल्यूट की व्यवस्था थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सैल्यूट कौन सी रियासत को दिया जाता था, तो सबसे ज़्यादा जो सैल्यूट दिया जाता था वो मेवाड़ को दिया जाता था। ठीक है, मेवाड़ को सबसे ज़्यादा सैल्यूट थे दोस्तों,
जो कि कितने थे दोस्तों, 19 है, ठीक है। 19 सैल्यूट सबसे ज़्यादा मेवाड़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? तो यहाँ पे हनुमंत सिंह है, जो कि मतलब कि जोधपुर रियासत से संबंधित है, जो कि एक अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे और पाकिस्तान में मिलना चाहते थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो यहाँ पे 14 फरवरी 1948 के अंतर्गत भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त कर दिया गया? तो यहाँ पे एस.एन. सप्रू को, ठीक है। एस.एन. सप्रू को दोस्तों ये प्रशासन नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो प्रशासन पर अधिकार करके एस.एन. सप्रू को ये दोस्तों प्रशासन नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। बाकी शोभाराम की बात करें तो दोस्तों अपने शोभाराम मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है। बाकी उदयभान सिंह किससे संबंधित है? उदयभान सिंह अपने धौलपुर से संबंधित है, तो मत्स्य संघ के जो मतलब कि राज प्रमुख बनाए गए वो किसको बनाए गए? उदयभान सिंह को बनाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में मतलब कि राज्य में रखा गया है? तो भारतीय जो संविधान है इसके अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये बी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। बी श्रेणी के अंतर्गत। बी श्रेणी का मतलब क्या होता है? पहले मतलब कि यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, ठीक है। अंग्रेजों के राज के अंतर्गत मतलब कि जो अपने जो 4 इंपॉर्टेंट जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जैसे बम्बई है, अपना अजमेर है, इसके अलावा मतलब कि दक्षिणी भारत का जो 4 कुल मिला के एक अंग्रेजों की केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते थे केंद्र शासित प्रदेश, और जो रियासतें थी, रियासतें मतलब कि बी श्रेणी के अंतर्गत आती थी, ठीक है। बी श्रेणी के अंतर्गत रियासतों वाला क्षेत्र आता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? तो यहाँ पे आज़ादी के समय राजस्थान जो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी श्रेणी में था? द्वितीय श्रेणी में हो जाएगा, ठीक, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, ठीक है, जो कि ये 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये दोस्तों ये जो शब्द है, ये लाइन किसने कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जो कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला था दोस्तों। तो ये कौन हो जाएगा? बांसवाड़ा का महारावल चंद्रवीर सिंह है, ठीक है। महारावल सिंह चंद्रवीर सिंह जो कि ये बात की थी, ठीक है। बाकी यहाँ पे विलय पत्र पर सबसे से पहले जो हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी। और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? तो सबसे अंत में जो हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो वो अपनी धौलपुर होने वाली है, ठीक है। सबसे प्रथम कौन सी थी? बीकानेर, और सबसे अंत में कौन सी थी? धौलपुर, ठीक है। और यहाँ पे एक बात की, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये बात बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये बात की थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ का बनाने का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पे हाड़ौती संघ बनाने का दोस्तों किसने प्रस्ताव रखा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराव भीम सिंह ने दोस्तों ये प्रस्ताव रखा, ठीक है, कि हाड़ौती का एक संघ बना लिया जाए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराव भीम सिंह। 72 के अंतर्गत महाराव भीम सिंह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, राजस्थान रियासत के एकीकरण को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले किसका एकीकरण हुआ, उसके बाद किसका एकीकरण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपन, तो सबसे पहले एकीकरण किसका होने वाला? तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ टोंक का, ठीक है, जो कि पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत आता है टोंक, ठीक है। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत टोंक का शामिल हुआ द्वितीय चरण में, ठीक है। उसके बाद उदयपुर है, जो कि तीसरे चरण में शामिल हुआ। उसके बाद जैसलमेर की बात करें तो अपने जैसलमेर कौन से चरण में? चौथे चरण में शामिल हुआ। और जैसे अपना अजमेर की बात करें तो अजमेर 7वें चरण में शामिल हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले टोंक आ जाएगा, यानी कि टोंक ए ऑप्शन में कौन सा? बी है, ठीक है। एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद दूसरा उदयपुर, यानी कि सेकंड कौन से में दोस्तों? 1 मिनट, यहाँ पे मतलब टोंक किसके अंतर्गत है? टोंक प्रथम के अंतर्गत, ठीक है। प्रथम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा उदयपुर है, तो ये दूसरा उदयपुर यहाँ पे आ जाएगा। और जैसलमेर कौन सा आ जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और चौथा ही आ जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन अपना सही होने वाला है, पहला ऑप्शन सही होने वाला, ठीक है। टोंक प्रथम के अंतर्गत, जो कि द्वितीय चरण में शामिल हुआ।
द्वितीय चरण में टोंक है जो कि प्रथम के अंतर्गत है दोस्तों। प्रथम इन मतलब कि यहाँ पे मत्स्य संघ तो ऑप्शन में है नहीं, तो मत्स्य संघ के बाद अपना कौन सा आ जाएगा, तो पूर्वी राजस्थान संघ था दोस्तों, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान में टोंक था दोस्तों, ठीक है। टोंक अपने प्रथम में आ जाएगा, उसके बाद उदयपुर है, उसके बाद जैसलमेर है, फिर अजमेर होने वाला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश तो अजमेर था दोस्तों, जो कि 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के अंतर्गत शामिल हुआ। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का अध्यक्ष कहलाता था। तो यहाँ पे एकीकरण से पहले मतलब कि जो अपना राजस्थान का जो अध्यक्ष कहलाता था वो क्या कहलाता था, राज प्रमुख, ठीक है। राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 के 7वां जो संशोधन हुआ संविधान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत राज प्रमुख को पद हटाकर अपना किसका पद रख दिया गया दोस्तों, राज्यपाल यानी कि गवर्नर का पद रख दिया गया। और प्रथम जो गवर्नर या राज्यपाल किसको बनाया गया, तो गुरुमुख निहाल चंद को यहाँ पे प्रथम गवर्नर या राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोर्ट सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कोर्ट सुमेलित नहीं है, एक बार मिलान करके देखते हैं। तो तृतीय चरण की बात करें, तीसरा चरण कब आया, तो ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ, जिसके अंतर्गत उदयपुर या मेवाड़ को दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। और चौथे चरण की बात करें, चौथा चरण 30 मार्च 1948 को, 48 नहीं यहाँ पे दोस्तों 49 होना चाहिए, ठीक है। 1949 के अंतर्गत दोस्तों चौथा चरण आया था। तो ये अपना बी ऑप्शन गलत होने वाला। पांचवा चरण, तो पांचवें चरण के अंदर मत्स्य संघ को शामिल किया गया, जो कि 15 मई 1949 को आया था। और छठा चरण कब आया, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950, यहाँ पे एक 7 तारीख को भी देखने को मिलती है, 7 जनवरी भी आ सकता है कहीं ना कहीं, 7 जनवरी और 26 जनवरी, ठीक है। तो इन दोनों में से एक तारीख आ सकती है छठे चरण के अंतर्गत, 7 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत ये अपना छठा चरण शामिल हुआ था, ठीक है। 7वां चरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन अपना गलत होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे 49 नहीं है, 48 नहीं है, 49 होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक राजस्थान के लोकतांत्रिक सरकार का मुख्यमंत्री नहीं रहे दोस्तों। तो यहाँ पे इनमें से कौन से है जो कि मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो यहाँ पे भोगीलाल पांड्या जो कि मुख्यमंत्री नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। बाकी गोकुलाल असावा की बात करें तो गोकुलाल असावा शाहपुरा रियासत से संबंधित है, जो कि अपने किसके मतलब कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे। तो ये अपने द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, ठीक है। द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री किसको बनाएगा, गोकुलाल असावा को, जो कि शाहपुरा रियासत से संबंधित है। बाकी शोभाराम की बात करें दोस्तों, ये मत्स्य संघ से संबंधित है, जो कि यहाँ पे प्रथम चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है। बाकी माणिकलाल वर्मा की बात करें तो तीसरे चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है। तीसरे चरण में माणिकलाल वर्मा, दूसरे चरण में गोकुलाल असावा और प्रथम चरण में दोस्तों शोभाराम कुमावत है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन किस में मिलेगी, हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के नाम से चैनल है, हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के नाम से एक चैनल है, जिसको आप देख लेना। जिसमें लगभग 139 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, 139 एपिसोड तो उसमें अपलोड हो चुके हैं। बाकी ये जो चैनल है इसके अंतर्गत अपने 180 से मतलब कि ये चैनल स्टार्ट किया गया, ठीक है। 180 एपिसोड से दोस्तों ये चैनल स्टार्ट किया गया, जिसमें अपन कितने एपिसोड के बारे में चर्चा करके तो यहाँ पे 193 के अंदर पहुँच चुके हैं, ठीक है।